मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से कोरोना वायरस पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वीडियो शुरू करूं इसके पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जो भी बताने जा रहा हूं वह कोई ज्ञान नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, कोई व्याख्यान नहीं है। ये एक सामान्य मेडिकल जानकारी है और मेरे कुछ व्यूज़ हैं जो एक चिकित्सक और एक आम नागरिक होने के नाते मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। जिन लोगों को यह ज्ञान लग रहा है वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, और जिन लोगों को लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें कुछ अच्छी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं तो वो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि WHO ने नोवेल कोविड यानी कोरोना नामक इस बीमारी को वैश्विक महामारी यानी कि पैंडेमिक डिसीज़ घोषित कर दिया है। पैंडेमिक डिसीज़ का अर्थ होता है कि कोई ऐसी बीमारी जो कि विश्व के एक बहुत बड़े भूभाग पे बहुत सारे देशों में एक साथ अपना कब्जा जमा चुकी हो और इससे पूरी मानव सभ्यता को खतरा पैदा हो गया हो। तो अगर हम पैंडेमिक डिसीज़ के इतिहास की बात करें तो इतनी बड़ी पैंडेमिक डिसीज़ आज से लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय हो गया स्पेनिश फ्लू के नाम से हमारे इस दुनिया के समक्ष आई थी। सन 1918 में इस बीमारी ने लगभग 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी और सन 1919 की गर्मियों में यह अपने आप इस दुनिया से गायब हो गई। वैज्ञानिकों ने इसके गायब होने के पीछे जो कारण बताया था वो ये बताया था कि या तो इससे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और जो इन्फेक्टेड नहीं भी हुए थे उनमें भी इस बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी, जिसकी वजह से यह बीमारी आगे प्रसार नहीं कर सकी। अब इसी क्रम में यह कोरोना नाम की बीमारी जो कि एक विषाणुजन्य बीमारी है, यह हमारे सामने आई है। बीमारियां मुख्य रूप से 4 किस्म की होती हैं। इन्हें 4 इसके उत्तरदायी होस्ट होते हैं, 4 एजेंट्स होते हैं जो इन्हें फैलाते हैं, जिनमें कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, फंजाई और पैरासाइट। ये 4 प्रमुख एजेंट्स हैं जिनके द्वारा सारी की सारी बीमारियां आज जो मॉडर्न मेडिसिन है उनके हिसाब से ये फैलती हैं। तो अगर हम केवल वायरस को छोड़ दें, विषाणु को छोड़ दें, तो बाकी 3 चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारे मेडिकल साइंस ने दवाइयाँ बना ली हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक विषाणु को मारने के लिए कोई भी दवाई प्रभावी तौर से कारगर नहीं सिद्ध हो पाई है। तो विषाणु जो है वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम द्वारा ही नष्ट किया जाता है, और जिन विषाणुओं को हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम नष्ट नहीं कर पाता वो विषाणु हमारे शरीर को, हमारी जान को भी ख़त्म कर सकते हैं, हमारी जान भी ले सकते हैं। तो विषाणु खत्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि विषाणु एक सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी होता है। जब यह वातावरण में होता है तो यह एक निर्जीव वस्तु की भांति व्यवहार करता है, और जब ये किसी जीवित कोशिका के अंदर चला जाता है तो ये एक सजीव की भांति व्यवहार करने लगता है। और यह रिप्रोडक्शन तो नहीं करता, बट ये रेप्लिकेशन यानी अपने जैसे और विषाणु तैयार करता है, जिससे शरीर के अंदर जाने से ये बहुत ही जल्दी अपने जैसे बहुत सारे विषाणु तैयार कर लेता है, जो कि हमारे शरीर की जो स्वस्थ कोशिका हैं उन पर अटैक करते हैं और धीरे धीरे उन स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। अगर विषाणुओं से होने वाली व्याधियों की बात करें, बीमारियों की बात करें, तो रेबीज़, एड्स, चेचक, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा जैसी कुछ बीमारियां हैं जो कि विषाणुओं के द्वारा फैलाई जाती हैं, और इनमें से बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं खोजा गया है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी इन बीमारियों को ख़त्म करने में अभी तक असफल रहा है, और बहुत सारी विषाणुजन्य बीमारियां ऐसी भी हैं जिन्हें हमारे शरीर का जो इम्यून पावर है वो आसानी से ख़त्म कर देता है और हम कुछ ही दिनों के भीतर स्वस्थ हो जाते हैं। एड्स और रेबीज ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जिनसे नहीं लड़ पाता है, और इसीलिए इन्हें असाध्य बीमारियों के अंतर्गत भी रखा जाता है। आजकल एक चर्चा हो रही है कि फलाने देश ने कोरोना की ये दवाई बना ली है, इजराइल ने ये दवाई बना ली है, अमेरिका ने दवाई बना ली है। हम आजकल बात कर रहे हैं रेमडेसिविर नामक दवाई की, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवाई की। तो मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये सभी अभी ट्रायल फेज़ में हैं।
कोई भी पुख्ता तौर पर प्रमाणिक दवाई अभी ऐसी नहीं आई है जो कि कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट, कोरोना वायरस का इलाज कर सके। और दूसरी बात यह है कि अभी तक जितनी भी वायरस के विरुद्ध लड़ने वाली, वायरस के खिलाफ काम करने वाली दवाइयाँ हैं, उसमें रेमडेसिविर भी शामिल है। तो ये सारी दवाइयाँ वायरस को किल नहीं करती हैं, वायरस को मारती नहीं है, बल्कि उनके जो आगे का उनका रेप्लिकेशन है, आगे का उनका जो प्रसार है, उनको रोक देती हैं, जिससे हमारे शरीर को कुछ समय मिल जाता है इन विषाणुओं से लड़ने के लिए, और हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो इनके विषाणुओं को समाप्त कर देता है। भारत में बहुत सारे कोरोना वायरस के पेशेंट जो हैं वो हमारे अस्पतालों से, हमारे डॉक्टर्स और हमारी नर्सेज के द्वारा ट्रीट किए जा रहे हैं और बड़ी ही सफलता के साथ उन्हें स्वस्थ करके घर भेजा जा रहा है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि जब इस वायरस की कोई दवा है ही नहीं, तो ये सब स्वस्थ होकर के अपने घर कैसे जा रहे हैं? तो इसके पीछे भी कारण वही है, अगर आदमी का इम्यून सिस्टम, उसका प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा है, तो हमारे डॉक्टर्स और हमारी जो नर्सेज हैं वो उनके सिम्टम्स के आधार पर उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं, उनके सिम्टम्स को बढ़ने नहीं देते। कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन उस बीमारी की वजह से उनको कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए, इसका वो ध्यान रखते हैं, और धीरे धीरे करके मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र उस विषाणु को नष्ट कर देता है और हमारे मरीज स्वस्थ होकर के घर चले जाते हैं। इसीलिए आपके अगर मन में कोई ऐसी भ्रांति है कि किसी देश ने इसकी दवाई बना ली है, तो वो भ्रांति बिल्कुल गलत है। ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। जो भी अभी चल रही हैं बातें वो सारे ट्रायल फेजेस में हैं, और कुछ ट्रायल्स के तो प्रतिकूल प्रभाव भी देखे गए हैं। कुछ दवाइयों को स्वस्थ मरीजों में देने से उनकी स्थितियां और बिगड़ी हैं, इसलिए कई जगह ऐसे ह्यूमन ट्रायल्स का विरोध भी हुआ है। कुछ हमारे भारत में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का भी ट्रायल्स चालू किया गया है। लगभग 8 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका ट्रायल्स किया गया है, जो कि मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई हैं, और हम आशा करते हैं कि इन दवाइयों का उपयोग भी आने वाले समय में कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में किया जा सकेगा। अब हम आते हैं इसके स्थायी समाधान की ओर। तो किसी भी वायरस जन्य बीमारी का जो स्थायी समाधान है वो इसकी वैक्सीन होता है। जैसे हमने स्वाइन फ्लू की वैक्सीन बना ली है, जैसे हमने चेचक की वैक्सीन बना ली है, जैसे हमने और दूसरी वायरस जन्य बीमारियों की वैक्सीन बना ली है, वैसे ही अगर हम कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेते हैं तो हम कह सकेंगे कि हाँ, हमने इस वायरस पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन एक संभावना और है, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन एक संभावना और है कि जैसा कि हमने एड्स की वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई है। एड्स की वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक लगे हुए हैं, बट आज तक एड्स की वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी है। तो संभव है कि कोरोना की वैक्सीन भी कभी बनाई ना जा सके। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? हमें ऐसी स्थिति में कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। हमें हो सकता है हमारा जो आने वाला जीवन है, हमारा जो आने वाला भविष्य है, वो हमें कोरोना के साथ ही बिताना पड़े, और यह बीमारी हमारे जीवन का उसी प्रकार अंग बन जाए जिस प्रकार आज मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हैं। तो हमें इस बीमारी के आने के बाद ये तो तय है कि अपनी जीवन शैली में एक स्थायी परिवर्तन लाना होगा। जो इसके बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं, ये हमें केवल कुछ दिन नहीं बल्कि एक बहुत लंबे समय तक, और हो सकता है कि जीवन भर हमें ये तरीके अपनाना पड़े। हमें जो मास्क है इसका प्रयोग करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना है, हमें अपने हाथों को सैनिटाइज रखना है, हमें अपने आसपास अपने घरों को सैनिटाइज करने की कोशिश करना है। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, हमें सरकारों के भरोसे ज़्यादा नहीं रहना है कि सरकार ने कहा कि लॉकडाउन लगा दिया तो हम घरों में घुस गए, और अगर सरकार ने कहा कि लॉकडाउन हमने खोल दिया तो हम घरों से निकल आए। देखिए, सरकार दुकानों को बंद या चालू करवा सकती है, लेकिन सरकार कोरोना को बंद या चालू नहीं करवा सकती है। हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के केसेस अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं। जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तब 400 या 500 बामुश्किल कोरोना के केसेस हमारे पूरे भारत देश में थे, और आज लगभग 72,000 केसेस हमारे इस देश में हैं। तो
लॉकडाउन होने के बावजूद कोरोना के केसेस बढ़े हैं, तो निसंदेह अगर लॉकडाउन खोला जाएगा तो इन केसेस में और भी अधिक बढ़ोतरी होगी। सरकार के कुछ निर्णय जो है वो समझ से परे हैं। सरकार के सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली एक जो कहावत है, वो सरकार ऐसी ही कुछ स्थितियों से जूझ रही है। सरकार ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तब उसने प्रवासी मजदूरों के बारे में नहीं सोचा था, तब उसने ये नहीं सोचा था कि यह लॉकडाउन इतना लंबा खींचना पड़ सकता है, तब उसने यह नहीं सोचा था कि 45 दिन में हमारे जो कोरोना मरीज हैं वो 500 से और 70,000 हो जाएंगे। उन्हें यह लग रहा था कि शायद हम इस चेन को बड़ी ही जल्दी तोड़ देंगे और हम सफल हो जाएंगे इस कोरोना पर विजय प्राप्त करने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब समस्या ये है कि अगर हम मजदूरों को उनके घरों को वापस नहीं भेजते हैं तो उनके लिए राशन की व्यवस्था करनी होगी। कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री उन्हें तनख्वाह देने को राजी नहीं है। कोई भी मकान मालिक बिना किराए के उन्हें अपने घरों में रखने को राजी नहीं है। तो ऐसे में अब मजदूरों का एक वृहद स्तर पर, बहुत ही वृहद स्तर पर जो पलायन हो रहा है, बहुत सारे लोग जो पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों से जो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, वो एक बड़ी ही पीड़ादायक स्थिति है, बड़ी ही कष्टकारी स्थिति है। और आज जब 70,000 केसेस हैं तो ये जो गांव-गांव तक, बड़े बड़े शहरों से जो कि कोरोना के हॉटस्पॉट हैं, ऐसे शहरों से जो लोग गांवों में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्थितियां और भी विकट होने वाली हैं और भी भयावह होने वाली हैं। तो मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि आप केवल सरकार के भरोसे ना रहें। आप अपनी तरह से जो भी सावधानियां आप बरत सकते हैं, जो भी आपको बताया गया है, आप वो बरतिए। साथ ही कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस समय हो सकता है कि जो अनावश्यक चीज़ें हम पहनते हैं अपने शरीर में, जैसे कि घड़ी हो गया, पर्स हो गया, आपका चश्मा हो गया, तो ऐसी चीज़ें, बेल्ट हो गया, ऐसी चीज़ें अभी फ़िलहाल हम उपयोग ना करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, जो हमारे घर के बच्चे हैं, और हमारे घर में अगर कोई ऐसा रोगी है जो डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से, कैंसर से, हार्ट डिसीज़ से, किडनी से, लीवर से अथवा अन्य किसी भी दमे से, ऐसी किसी बीमारी से अगर पीड़ित है, तो हम उनकी उस बीमारी का विशेष तौर पर ध्यान रखें, उन्हें उनकी दवाइयाँ समय समय पर दें। ऐसे मरीजों का प्रतिरक्षा तंत्र अमूमन कमज़ोर होता है। ऐसे रोगी इन कोरोना नामक इस बीमारी से बड़ी ही जल्दी प्रभावित हो सकते हैं और फिर इन्हें ठीक कर पाना भी बड़ा ही मुश्किल काम होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे आप ध्यान में रख करके इस कोरोना नाम की बीमारी के साथ रहना सीख सकते हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अतिशीघ्र यह बीमारी इस भारत से और इस पूरे विश्व से समाप्त हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।